चलिए, दंत रोगों में नेक्स्ट डिजीज हम बात करते हैं कृमि दंत के बारे में। इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लास्ट ईयर के आप टेस्ट पेपर उठा के देख सकते हो, 10 मार्क्स में कई बार क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है इसका। तो टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है और इसका मॉडर्न भी अपन साथ ही कवर करेंगे। डेंटल कैरीज, दंत रोग में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन यही है, यानी कि या तो 5 मार्क्स, 10 मार्क्स, 2 मार्क्स, डेफिनेटली ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो टॉपिक अपना अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा और कोटेशन भी आपको इसका याद करना है। बात करते हैं कृमि दंत। कृमि दंत पहले तो आपको दोष याद रखना है, वात दोष के कारण होगा। कृष्ण सर्दी चलस्रावी सरंबो महारुजा अनिमित्त रुजो वातादि गेय कृमि दंत का, यानी कि वात के कारण जो दांत पहले क्या हो जाए, काला हो जाए। यानी कि पहले तो वायु के कारण श्याव दंत रोग मैंने आपको पढ़ाया था, वो भी वात के कारण है। पित्त और रक्त के कारण वो मान लो काला हो गया, तो यहाँ भी ये बोल दिया है कि अगर वात के कारण मान लीजिए दांत काला हो जाए, फिर उसमें छिद्र हो जाए, फिर वो हिलने लग जाए और उसमें से स्राव निकलने लगे, ठीक है, तो शोथ एवं भयंकर वेदना भी, इतनी सारी चीजें होंगी तो इन्फ्लामेशन भी होगा, पेन भी होगा, कभी कभी बिना कारण के वेदना होती है, उसे कृमि दंत कहते हैं। अब देखिए छिद्र हो गया तो कृमि को रहने के लिए जगह मिल गई, ठीक है, तो वहां पे धीरे धीरे इन्फ्लामेशन हुआ, दांत काला पड़ा, छिद्र हुआ, फिर वहां पे कृमि रहने लगा, फिर उसे हिलाया, शोथ और वेदना हुई, तो ये सारी चीजें अगर होने लगती हैं तो उस रोग को हम कृमि दंत कहते हैं। अब चिकित्सा कैसे करनी है कि दांत हिल भी सकता है, नहीं भी हिल सकता। अगर नहीं हिल रहा है तो फिर आपको चिकित्सा कैसे करानी है, स्वेदन कराना है, रक्त मोक्षण कराना है, वातक अपीडक नस्य देना है, स्नेह गंडूस धारण करवाइए, भद्र धारवादी पुनर्नवादी गण के लेप तथा स्निग्ध आहार द्वारा हमें उस रोग की चिकित्सा करनी चाहिए। अगर हिल रहा है तो उसको एक्सट्रैक्ट ही करना है, एक ही इलाज है कि उसको उखाड़ना है, ठीक है। तो हिलते हुए दांत को उखाड़ देंगे हम, जो विधि मैं आपको बता चुकी हूँ, या बात भी कर लेंगे। तो हिलते हुए दांत को क्या करना है, उखाड़ कर खाली स्थान का, अब जो सॉकेट बन जाएगा, जो कैविटी बनेगी, वहां पे हमें दाह करना है। दाह क्यों करेंगे, दो कारण से। एक तो दांत उखाड़ेंगे तो रक्त श्रावण होगा, तो एक तो अग्निकर्म करोगे तो रक्त बहना बंद हो जाएगा, दूसरा वहां पे मान लो कोई कृमि बच भी गया तो वो अग्निकर्म से खत्म, ठीक है। तो दांत को उखाड़ करके खाली स्थान का हमें क्या करना है, दाह करना चाहिए। उसके बाद विदारी कंद, मधुयष्टि, श्रृंगारक, कशेरु, ये इनमें से एक दो द्रव्य याद रख लेना बस। इनके कल्क द्वारा, फिर इनके कल्क से 10 गुना दूध लेकर के उससे तेल सिद्ध करना है और उसका नस्य लेना है उखाड़ने के बाद, ठीक है। भागवत ने सुश्रुत के समान ही चिकित्सा कही है। भागवत के अनुसार खोखले स्थान को, अब जो सॉकेट बना है, सुश्रुत ने तो क्या बोला कि सॉकेट बन गया है वहां पे दहा कर दो, उसके बाद नस्य देते रहो, लेकिन भागवत ने उसकी फिलिंग की भी बात की है, जो फिलिंग होती है, रिस्टोरेशन होता है, उसकी भी बात भागवत ने कराई है कि अगर कैविटी है तो उसको ऐसे ही खाली नहीं छोड़ना है, उस खोखले स्थान को मोम से या गुड़ से जला करके भर देना है, जिससे वो कैविटी फिल हो जाएगी तो पेशेंट को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब इसका बात करते हैं मॉडर्न टॉपिक डेंटल कैरीज के बारे में। डेंटल कैरीज को टूथ डिके, जिसमें दांत का क्या हो रहा हो, दांत टूट रहा हो, दांत नष्ट हो रहा हो, डिके भी कहा जाता है। डेंटल कैरीज मीन्स रोटन टूथ, रोटन टूथ भी कहेंगे इसको। टूथ डिके बैक्टीरिया के कारण होगा, बैक्टीरियल एक्शन की वजह से टूथ डिके होगा, क्योंकि वहां पे बैक्टीरिया आएगा, खाना पीना जो भी पड़ा है उसमें जो है टॉक्सिन सिक्रीट करेगा और धीरे धीरे वो दांत का नाश करने लग जाएगा। इसमें टूथ के जो हार्ड टिश्यू है, जैसे कि इनेमल है, डेंटिन है, सीमेंटम है, का डीमिनरलाइजेशन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वहां पे जैसे भी कोई भी फूड पड़ा, डेंटल हाइजीन मेंटेन नहीं की, ब्रश नहीं कर रहे हैं, तो वहां पे बैक्टीरिया आएंगे, केमिकल टॉक्सिन एंजाइम जो भी सिक्रीट करेंगे, इस पे अपनी पहले भी बात हो चुकी है, सिक्रीट करेंगे तो वो जो दांत की जो कवरिंग है वो भी उतरने लगेगी, उसका डीमिनरलाइजेशन होना शुरू हो जाता है। तथा टूथ के जो हार्ड टिश्यूज हैं उनका ऑर्गेनिक मैटर का क्या हो जाता है, डिस्ट्रक्शन। वही हार्ड टिश्यू, एनेमल, डेंटिन हार्ड टिश्यू है, इनका भी क्या होने लग जाएगा, डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाता है। डिस्ट्रक्शन का मेन कारण क्या रहता है कि जो फूड डेब्रीज टूथ स्पेस में, दांतों के बीच में स्पेस, अगर उसमें फूड डेब्रीज एक्यूमुलेट हो जाते हैं, उनके हाइड्रोलिसिस में
एसिड प्रोडक्शन होता है। ठीक है, अब वो फूड वहां पे पड़ा है, उसका बैक्टीरिया हाइड्रोलिसिस करेंगे, एसिड बनेगा। एसिड बनेगा अब एसिड बनेगा, एसिड तो कितना तीक्ष्ण होगा, वो किसी भी चीज को खोखला कर सकता है, इसीलिए दांत में कैविटी बनना शुरू हो जाती है। अब कौन कौन से बैक्टीरिया हैं जो हाइड्रोलाइसिस करा सकते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस है, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस है, एक्टिनोमाइसिस विस्कस है। ये सारे जो बैक्टीरिया हैं ये क्या करेंगे, वो जो कैविटी है वो वहां पे हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, एसिड प्रोडक्शन करेंगे और वहां पे कैविटी बनना शुरू हो जाएगी। क्लिनिकल फीचर क्या रहेंगे? अर्लीस्ट साइन रहेगा, अर्लीस्ट साइन इज द अपीयरेंस ऑफ चौकी व्हाइट स्पॉट ऑन द टूथ सरफेस। दांत की सरफेस पे बिल्कुल चौकी व्हाइट कलर का, जिस तरीके का चौक होता है इस तरीके का पहले स्पॉट बनेगा, इंडिकेटिंग एन एरिया ऑफ डीमिनरलाइजेशन। इसका मतलब क्या है? चौकी व्हाइट अपीयरेंस हो प्रेजेंट आ रही है, इसका मतलब क्या है कि इनेमल उतर रही है। ठीक है, इनेमल उस जगह से हट रही है, इनेमल का डीमिनरलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, अब इनेमल हटेगी, इनेमल सबसे हार्डेस्ट सबस्टांस है, दांत को कवरिंग प्रोवाइड कर रहा है, अगर वो हट गया तो दांत में धीरे धीरे दांत खोखला होना शुरू हो जाएगा, माइक्रो कैविटी फॉर्म हो जाएगी। ठीक है ना। फिर उसके बाद आता है डीमिनरलाइजेशन को। अगर डीमिनरलाइजेशन एनेमल कंटिन्यू चलता रहा, एनेमल का डीमिनरलाइजेशन कंटिन्यू चलता रहा, तो जो लीजन बनेगा, जो वहां पे माइक्रो कैविटी बन रही है, जो लीजन बनेगा वो ब्राउन कलर का होगा और वहां पे धीरे धीरे अब कैविटी बनना शुरू हो जाएगी। ठीक है, जब तक कैविटी फॉर्म होती है तब तक ये प्रोसेस जो है रिवर्सिबल है, यानी कि वापस से कंप्लीट कैविटी नहीं बनी है तो हम इसको ट्रीट करके ठीक भी कर सकते हैं, तो तब तक तो ये रिवर्सिबल है। लेकिन आफ्टर फॉर्म ऑफ कैविटी, एक बार पूरी तरीके से अगर कैविटी बन गई तो हम जो टूथ की जो सरफेस है यानी कि जो इनेमल है उसको रीजनरेट नहीं कर सकते। अगर एक बार कैविटी बन गई तो उसको वापस से ट्रीट नहीं कर सकते। प्रेजेंस ऑफ अ डल ब्राउन स्पॉट इज अ साइन ऑफ एक्टिव कैरीज। अगर दांत पे एकदम डल ब्राउन स्पॉट मिल रहा है, इसका मतलब क्या है? एक्टिव कैरीज है, यानी कि अभी भी डेंटल कैरीज बन रही है दांतों में। डीजनरेशन प्रोसेस के कंटिन्यू चलने पर, अगर कंटिन्यू डीजनरेशन चलता रहा तो इनेमल व डेंटिन डिस्ट्रॉय हो जाएगा और कैविटी जो है सॉफ्ट हो जाती है टच करने पर एकदम, क्योंकि खोखला हो गया अब तो टच करोगे तो सॉफ्ट फील होगा। यदि इनेमल का डिके हो गया तो डेंटल ट्यूब्यूल्स एक्सपोज दिखने लग, क्योंकि इनेमल ही सबको प्रोटेक्ट कर रहा था, अगर उसका भी डिके हो गया तो डेंटल ट्यूब्यूल्स है वो भी एक्सपोज हो जाएंगे, जो कि टूथ नर्व का पैसेज है। डेंटल ट्यूब्यूल्स में के ही क्या होती है? टूथ नर्व प्रेजेंट होती है। और सिम्टम क्या आएंगे? टूथ एक होगा, क्योंकि ट्यूब्यूल्स दिख रहे हैं तो नर्व दिखेगी, नर्व इरिटेट होगी, इसीलिए बार बार दांतों में दर्द होगा। पेन बढ़ता जाएगा, अगर दांतों पे कुछ भी ठंडा गर्म लगा, ठीक है, कोई भी स्वीट फूड या ड्रिंक्स कुछ भी लगा तो पेन बढ़ता जाएगा। बैड ब्रेथ, हेलिटोसिस मिलेगा, मुंह का टेस्ट खराब रहेगा, दांतों का डिस्कलरेशन रहेगा, होल्स दिखेंगे और इन्फ्लामेशन जो है मसूड़ों का भी शुरू हो जाएगा। कारण क्या होता है कैरीज बनने में? 4 मेन कारण रहते हैं। एक तो है टूथ सरफेस, इनेमल और डेंटिन, यानी कि कुछ विशेष डिजीज के कारण कैरीज डेवलप होती हैं, जैसे कि यह डिजीज कोई भी स्पेसिफिक डिजीज है जो कि अगर दांतों की जो इनेमल है उसको इफेक्ट कर रहा है या सीमेंटम को इफेक्ट कर रहा है, तो उसके कारण क्या होगा? धीरे धीरे जो है इनेमल का डीमिनरलाइजेशन शुरू होगा और वो एक मेन कारण रहता है डेंटल कैरीज डेवलप होने का। तो कुछ विशेष डिजीज के कारण कैरीज डेवलप होती हैं, ये डिजीज इनेमल को अफेक्ट करती हैं। डेंटिन व सीमेंटम जो है मोस्ट सस्पेक्टेबल रहते हैं कैरीज के लिए, अगर ये हटना शुरू हो गया ड्यू टू लोअर मिनरल कंटेंट, क्योंकि सबसे ज्यादा कम मिनरल जो कंटेंट है वो डेंटिन और सीमेंटम में ही है, इनेमल में फिर भी थोड़ा बहुत रहता है, तो सबसे ज्यादा जो कैरीज बनने के चांस रहते हैं वो इधर ही रहेंगे। इनेमल जो होता है वो 5.5 pH पर डीमिनरलाइजेशन उसका शुरू हो जाता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से अगर इनेमल है, डेंटिन है, सीमेंटम है, इनमें डीमिनरलाइजेशन हो रहा है तो ये होगा। ठीक है, बैक्टीरिया की बात करें, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस है, लैक्टोबैसिलस है, ये बैक्टीरिया कैरीज को डेवलप कर सकते हैं क्योंकि हाइड्रोलाइसिस करेंगे। कार्बोहाइड्रेट रिच फूड ज्यादा लेता है, जैसे बैक्टीरिया ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज की एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे कोई भी ग्लूकोज मटेरियल, फ्रुक्टोज जैसा कोई भी सब्सटेंस खाया तो वो क्या करेंगे? उस ग्लूकोज को एसिड में कन्वर्ट कर देंगे बाया ग्लाइकोलाइटिक प्रोसेस।
यदि यह दांतों के कांटेक्ट में कंटिन्यू रहा तो भी इनेमल का डिमिनरलाइजेशन शुरू रहेगा। और लंबे टाइम तक अगर जो टीथ हैं वो एसिडिक एनवायरनमेंट में कांटेक्ट में रहेंगे तो भी क्या होगा, दांतों में कैरीज डेवलप होगी। एटियोलॉजी वही सेम बातें रिपीट हो रही हैं, जैसे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया एसिड सिक्रीट करेगा, ठीक है, फूड डेब्रीज वहां पे प्रेजेंट ही है, बैक्टीरिया आ गया वो एसिड सिक्रीट करेगा, है ना। और सलाइवा माउथ में सब सारा मिलके एक साथ कंबाइन करते हैं, जैसे फूड डेब्रीज पड़े हैं, सलाइवा भी है माउथ में, बैक्टीरिया ने एसिड प्रोड्यूस करी है, सारा मिलके एक स्टिकी सबस्टेंस, एक प्लाक का फॉर्मेशन करते हैं जो कि दांतों से अटैच हो जाता है। आपने देखा भी होगा कभी कभी दांतों पे एक येलो येलो सी परत जमा हो जाती है, तो वो प्लाक ही है, उसका फॉर्मेशन करते हैं, एक स्टिकी सबस्टेंस का फॉर्मेशन करते हैं जो कि दांतों से अटैच रहता है। यह बैक मोलर, जो बैक मोलर है तथा बैक मोलर पे सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट होता है। प्लाक जो होगा, जो प्लाक बना है दांतों पे, वो 20 मिनट आफ्टर ईटिंग एक्यूमुलेट होना, जैसे ही खाना खाया, तभी तो बोलते हैं कि खाना खाते ही एक बार जो है फ्लशिंग करनी चाहिए, अगर नहीं करी तो प्लाक जो है वो दांतों पे ही जमा है, तो उसके 20 मिनट में ही क्या होता है, प्लाक जो है 20 मिनट बाद ही एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि फूड डेब्रीज है, बैक्टीरिया तो आ ही जाएंगे और सलाइवा के साथ मिलकर प्लाक बनाना शुरू कर देंगे। प्लाक में एसिड प्रेजेंट होता है जो कि इनेमल सरफेस को डिसॉल्व करता है और दांतों में होल क्रिएट करेगा। क्लासिफिकेशन की बात करूं तो वही चीज बार बार रिपीट हो रही है, थोड़ा लेंथी हो गया है टॉपिक। तो एटियोलॉजी में क्या होगा, जैसे कि क्या कारण हो सकता है, जैसे बेबी बोतल कैरीज यंग चिल्ड्रन में, जैसे थोड़े बड़े बच्चे हैं वो बेबी बोतल से अभी भी फीडिंग कर रहे हैं, ठीक है। रैम्पेंट कैरीज जो है सीवियर डिके और मल्टीपल सरफेस ऑफ टीथ, ये भी हो सकता है। रेट ऑफ प्रोग्रेशन की तो एक्यूट और क्रोनिक दो तरीके की होती हैं, और क्रोनिक डेवलप होने में टाइम लगेगा, रिकरेंट भी हो सकता है। अफेक्टेड हार्ट डिजीज, तो यह हार्ड टिश्यू इन्वॉल्वमेंट पर डिपेंड करता है कि कौन कौन से टिश्यू जो है इन्वॉल्व है कैरीज में, इनेमल, डेंटिन, सीमेंटम। सबसे पहले इनेमल अफेक्ट होती है, उसके बाद डीपर टिश्यू अफेक्ट होते हैं। डायग्नोसिस की बात करें तो सबसे पहले देखने से ही पता चल जाएगा, तो इंस्पेक्शन से पता चल जाएगा, और उसके बाद जो है डेंटल रेडियोग्राफ यानी कि एक्सरे करवा सकते हैं। प्रिवेंशन कैसे करना है, पहले तो ओरल हाइजीन को मेंटेन करके रखना है, प्रोफेशनल जो हाइजीन है वो भी मेंटेन करके रखना है, और च्युइंगम फाइबर फूड ज्यादा खाना है, फ्लोराइड टूथपेस्ट का यूज करना है, माउथ वॉश का यूज करना है। यूज सीलेंट, सीलेंट क्या होता है, एक थिन प्लास्टिक कोटिंग होती है जो जिनको खाना खाते टाइम दांतों पे लगा सकते हैं, जिससे जो फूड डेब्रीज है वो दांतों की सरफेस पे ना चिपके, ठीक है। तो देखा होगा आपने कई लोगों के दांतों के ऊपर एक कवरिंग लगी रहती है, तो उसको ही सीलेंट कहते हैं। तो थिन प्लास्टिक कोटिंग होती है जिसे ईटिंग से पहले मोलर्स की चिंगम सरफेस पे अप्लाई कर लेते हैं, जिससे जो पिट्स और फिशर है उसमें फूड ट्रैप नहीं होगा। तो ये प्रिवेंशन का मेथड हो सकता है। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, एनेस्थीसिया देंगे, तो लोकल एनेस्थीसिया देंगे जिसमें नाइट्रस ऑक्साइड या अदर जो मेडिकेशन है उनका यूज कर सकते हैं पेन रिलीफ के लिए। केमिकल मेजर में फ्लोरीन है, क्लोरोहेक्सिडीन है, AgNO3 है, ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने का काम करेगा। न्यूट्रिशनल मेजर की बात करें तो हमेशा फ्रेश फूड खाना चाहिए जिसमें बैक्टीरिया वगैरह ग्रोथ ना करे, सैलेड यूज करना चाहिए, जंक फूड अवॉइड करना है। यूज ऑफ कार इन लिक्विड, जो कार्ब है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बनिक कार्बोहाइड्रेट जो है वो लिक्विड या सेमी सॉलिड फॉर्म में लेने चाहिए, ज्यादा स्टिकी नहीं होने चाहिए, और हॉट एंड कोल्ड को अवॉइड करना है। मैकेनिकल मेजर की बात करें तो प्रॉपर ब्रशिंग करनी है, ब्रश करना है दांतों पे, स्पेशली बिफोर सोने से पहले, ठीक है। डेंटल फ्लॉसिंग करनी है 1 a डे। डेंटल फिलिंग्स, अगर कैविटी बन गई है तो कैविटी को हमें फिल कराना है, तो कैविटी को फिल करते टाइम जो भी दांत के अंदर कैविटी में टिके मटेरियल है उसको ड्रिल कर लेना है, रिमूव करना है, और रीस्टोरेटिव मटेरियल जैसे सिल्वर एलॉय हो गया, गोल्ड हो गया, प्रोसेलिन हो गया, या कंपोजिट रेजिन, जिनसे भी आप फिलिंग करा रहे हो उसको रिप्लेस वहां पे कर देना है, यानी कि इनसे कैविटी की फिलिंग कर देनी है। डिके को रिमूव करके टूथ को क्राउन से फिल कर दिया, जैसे ही दांत आपने एक्सट्रैक्ट किया तो पूरा का पूरा जो कैविटी है उसको फिल कर देना है। फिर आती है RCT, RCT मतलब रूट कैनाल थेरेपी। इसे एंडोडोंटिक
थेरेपी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो भी डिकेड टूथ है, जो भी दांत खराब हो गया है, उसको प्रिजर्व करने का ये मेथड है, यानी कि दांत को एक्सट्रैक्ट ना करके हम वहीं के वहीं प्रिजर्व कर रहे हैं, उस थेरेपी को हम कहते हैं आरसीटी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट। इसमें क्या करते हैं, जो खराब दांत है और डिके टूथ पल्प व इन्फेक्शन को रिमूव कर देते हैं। जो ज्यादा पोर्शन खराब हो चुका है उसको रिमूव कर देते हैं, पल्प को रिमूव कर देते हैं, जो भी बैक्टीरिया ग्रोथ कर रहा है इन्फेक्शन उसको रिमूव कर देते हैं। लेकिन जो ब्लड वेसल है, नर्व है, टिश्यू है, उनको रिमूव नहीं करेंगे। जो भी दांत को जो ब्लड वेसल सप्लाई करे उसको, एक्सट्रैक्शन में तो क्या है, सारी चीजों को हटा देते हैं, लिगामेंट वगैरह सबको हटा देते हैं, लेकिन आरसीटी में केवल डिकेड पार्ट को हटाया जाता है, बाकी जो सराउंडिंग का रिमेनिंग एरिया उसको नहीं हटाते हैं। ये ग्राइंडिंग, शेपिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग द्वारा गट्टा पर्चा से फिल कर दिया जाता है। जो भी डिके पार्ट है जिसको रिमूव किया उसको फिल कर देंगे। पल्प को एच फाइल या के फाइल से लॉन्ग निडल से प्रोब जैसी से जो है उसको ड्रिल कर देते हैं और सभी डेब्रीज को एकदम रिमूव कर देते हैं और इनर्ट मटेरियल यानी कि गट्टा पर्चा से कैविटी को फिल कर दिया जाता है। तो ये काफी लेंथी टॉपिक था आपका कृमि दंत डेंटल कैरीज, लेकिन टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से इसको पढ़िएगा। कहीं कुछ रह गया हो, आपको नहीं समझ में आए तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू।